जन चेतना यात्रा के महानायक परम श्रद्धेय आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई नितिन गडकरी जी, एनडीए के संयोजक और जदयू के नेता आदरणीय भाई शरद यादव जी, हमारे दो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भाई अरुण जेटली जी, एनडीए के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता वृंद, आदरणीय कमला आडवाणी जी, इस यात्रा के प्रमुख संयोजक लोकसभा में मेरे सहयोगी भाई अनंत कुमार जी और तीनों सह संयोजक भाई रविशंकर प्रसाद जी, भाई मुरलीधर राव जी, भाई श्याम जाजू जी, दिल्ली भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाई विजय कुमार मल्होत्रा जी, मंच पर आसीन पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारीगण और इस विराट जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाई, सबसे पहले तो मैं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भाई विजेंद्र गुप्ता को, उनकी पदाधिकारी टीम को और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय वेंकैया नायडू जी को मन से बधाई देना चाहूंगी कि इस इतनी बड़ी यात्रा का इतना भव्य आयोजन इस समापन समारोह में आपने किया है। महिलाओं की उपस्थिति तो मन को बहुत ही अभिभूत करने वाली है और इसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन शिखा राय को और उनकी पदाधिकारी टीम को, यहाँ की महिला कार्यकर्ताओं। मित्रों, 40 दिन की कठिन यात्रा पूरी करके आज आडवाणी जी इस रामलीला मैदान में पहुंचे। यात्रा संदेश देने का सबसे प्रभावी माध्यम हुआ करती। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब आडवाणी जी पहले यात्रा करते थे तो उसकी प्रासंगिकता थी, लेकिन अब उच्च तकनीक का युग आ गया, हाई टेक्नोलॉजी का ईरा है, इसलिए अब यात्रा की ज्यादा प्रासंगिकता नहीं बची। अब तो एक बार टीवी के सामने बोलो तो लाखों लोग एक साथ सुनते हैं, लेकिन ऐसा सोचने वाले मेरे मित्र ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के कितने करोड़ घर आज भी टीवी से वंचित हैं, और शायद ये भी भूल जाते हैं कि जिन घरों में टीवी है वहाँ 18 घंटे बिजली नहीं आती है। मित्रों, जब मैं आईएनबी मिनिस्टर थी तो मैंने एक आकलन करवाया था कि हिंदुस्तान के कितने करोड़ घरों में टीवी है। उस समय भारत में 21 करोड़ घर थे और केवल 7 करोड़ घरों में टीवी थे। 2/3 घर हिंदुस्तान के टीवी से वंचित थे। अब संख्या बढ़ गई होगी तो भी 1/3 घर आज भी ऐसे हैं जहां टीवी नहीं। लेकिन जब यात्रा निकलती है मित्रों, तो जिस गांव के आगे से गुजरती है उस गांव का अगर एक व्यक्ति भी यात्रा में आकर खड़ा हो जाए तो पूरे गांव में उस संदेश की चर्चा होती। वो यात्रा जिस सड़क से गुजरती है उस सड़क पे कुदाल लेकर खड़े हुए मजदूर के कान में अगर एक शब्द संदेश का पड़ जाए तो उसकी चर्चा होती है। वो यात्रा जिस खेत के आगे से गुजरती है उस खेत में मैली कुचली धोती पहने हाथ में हंसिया पकड़े वो खेत मजदूरन जब एक काफिला जाते देखती है तो उत्सुकता वह सड़क पर आकर खड़ी हो जाती है, और जब सुनती है कि अरे ये यात्री तो मेरे दर्द को जबान दे रहा है, ये तो मेरे दर्द की बात कर रहा है, मेरी पीड़ा को उजागर कर रहा है, तो अनजाने उस यात्रा के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि आज के उच्च तकनीक युग में भी यात्रा संदेश देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जो बाकी टेक्नोलॉजीज हैं वो अतिरिक्त माध्यम हो सकती हैं, मगर एकमात्र माध्यम नहीं हो सकती। ये पारंपरिक माध्यम हम छोड़ नहीं सकते, और मुझे खुशी है कि आडवाणी जी ने इस पारंपरिक माध्यम को अपनाया और फिर से 40 दिन की यात्रा करने का बीड़ा उठाया। ये यात्रा एक और मकसद से की गई मित्रों। आज देश में राजनीति और राजनेताओं के प्रति एक अनास्था का दौर आ गया, लेकिन लोकतंत्र में यदि
राजनेताओं के प्रति अनास्था पैदा हो जाएगी तो लोकतंत्र के अस्तित्व के सामने खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि गैर राजनीतिक आंदोलन मुद्दे तो उठा सकते हैं, मुद्दों के लिए वातावरण भी बना सकते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन का जरिया केवल राजनीतिक दल ही बनेंगे। और इसीलिए जब ये चर्चा हम आडवाणी जी के सामने कर रहे थे तो आडवाणी जी ने हमारी आंखों में कुछ प्रश्न देखे, लेकिन उस प्रश्न के साथ एक संकोच का भाव भी देखा था। उन्होंने तुरंत उस संकोच और उस प्रश्न को समझ लिया और हमसे कुछ प्रश्न किया कि तुम क्या चाहते हो, मैं फिर से एक यात्रा निकालूं? मगर मेरी उम्र को देखकर संकोच कर रहे हो ना, संकोच मत करो। ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया है, तारीखें तय करो, मैं निकलूंगा यात्रा के लिए और पूरे देश को पैरों पैरों नापता हुआ इस संदेश को देने का काम करूंगा। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास आडवाणी जी जैसा नेता जो निर्मल और निष्कलंक है, जिसकी विश्वसनीयता उसकी पूंजी है। यात्रा के लिए जैसे नेतृत्व की जरूरत थी वैसा नेतृत्व निकला और 40 दिन तक 27 जगह 22 राज्य और 5 संघ शासित केंद्र प्रदेशों में घूमता हुआ 7,600 किलोमीटर की यात्रा करता हुआ आज इस रामलीला मैदान में पहुंचा है। 3 संदेश लेकर, महंगाई, भ्रष्टाचार और काला धन। मित्रों, ये सरकार यूपीए के दूसरे अवतार में केवल 2 साल पहले आई, मई 2009 में आई, लेकिन ये सरकार 2010 के आते आते अलोकप्रिय हो गई और 2011 से पहले बदनाम हो गई। अलोकप्रिय हुई महंगाई के कारण और बदनाम हुई भ्रष्टाचार के कारण। महंगाई का आलम यह है कि जब से इस 15वीं लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है, हर सत्र में हमने इस सरकार को महंगाई के लिए झकझोरा है, मगर ये संवेदनहीन सरकार आंखें नीच कर और कान भींच कर दाम बढ़ाती जाती है। इसे लोगों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। मैं महिला हूं, महिलाओं का दर्द जानती हूं। ये मेरी बहनें बैठी हैं, जानती है कि महंगाई की पहली मार महिला की रसोई पर पड़ती है। और मार भी कैसी पड़ी है मित्रों, कि खाना खाने की चीजों में आग लग गई मगर खाना बनाने की चीजों की आग बुझ गई। एक अजीब सी महंगाई, आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल सब में आग लग गई, मगर गैस जलाओ तो गैस की आग बुझ गई, स्टोव जलाओ तो स्टोव की आग बुझ गई, अंगीठी जलाओ तो अंगीठी की आग बुझ गई, चूल्हा जलाओ तो चूल्हे की आग बुझ गई। क्योंकि गैस महंगी हो गई, स्टोव में मिट्टी का तेल महंगा हो गया, चूल्हे की लकड़ी महंगी हो गई, अंगीठी का कोयला महंगा हो गया। यह सरकार आग लगाती है और आग बुझाती है। जहां आग चाहिए वहां की आग बुझाती है, जहां आग नहीं चाहिए वहां आग लगाती है। लेकिन देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को अपनी बढ़ती हुई विकास दर तो दिखाई देती है, इन महिलाओं की चीखों पुकार सुनाई नहीं देती। मैं कहना चाहती हूं कि आपके द्वारा दिए गए सारे तर्क मनमोहन सिंह जी दे चुके हैं। सच्चाई यह है कि महंगाई आपकी गलत नीतियों के कारण बढ़ी है और सरकार के भ्रष्टाचार के कारण बढ़ी। 6 घोटाले उजागर हुए हैं इस राज्य में, 6 घोटाले, 2G घोटाला, CWG घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, KG बेसिन घोटाला, एयर इंडिया घोटाला, खाद सब्सिडी घोटाला और कैश फॉर नोट का पुराना घोटाला एक नए रूप में उजागर हुआ। इनमें से कोई भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं निकाला। हिंदुस्तान का लेखा जोखा देखने वाली संवैधानिक संस्था CAG ने निकाला। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दलों के सर पर ठीकरा फोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं। उन्हें कहो 2G का घोटाला हुआ तो कहते राजा से पूछो, जहाज खरीदी घोटाला हुआ तो प्रफुल्ल पटेल से पूछो, महंगाई क्यों बढ़ रही शरद पवार से पूछो। मैं कहना चाहती हूं, अगर इन्हीं तमाम लोगों से पूछो तो आप किस मर्ज की दवा है मनमोहन सिंह जी, इस देश के मुखिया आप हैं। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर उनसे एक सवाल पूछा था, वो भी एक शेर के माध्यम से। एक शेर पढ़ा था मैंने लोकसभा में
पूछा था मनमोहन सिंह जी से कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों का पता नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। लेकिन उसका जवाब उन्होंने एक बड़ा गैर प्रासंगिक शेर पढ़कर दे दिया था, मगर वो जवाब नहीं था मित्रों। उसका जवाब मैं आज इस मंच से देना चाहूं। उस शेर का जवाब है, मैं बताऊं कि काफिला क्यों लूटा, मैं बताऊं कि काफिला क्यों लूटा, तेरा रहजनों से था वास्ता। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लूटा, तेरा रहजनों से था वास्ता। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है, मलाल है। मनमोहन सिंह जी, आपकी रहबरी पर मलाल है। इस देश के लोगों ने आपको एक नेक, शरीफ और ईमानदार व्यक्ति सोचकर इस मुल्क की बागडोर सौंपी थी, लेकिन व्यक्तिगत ईमानदारी की दुहाई देते देते आप इस भ्रष्टतम सरकार के मुखिया बन गए। और इसीलिए हमारे आडवाणी जी को निकलना पड़ा, उम्र के इस पड़ाव पर निकलना पड़ा, आपके भ्रष्टाचार के कारनामों का पर्दाफाश करने के लिए, विदेशों में जमा काले धन को, सूची को उजागर करने के लिए, इस देश की महिला की महंगाई का दर्द कहने के लिए। मित्रों, आज यात्रा समाप्त हो रही है, मगर संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा। यात्रा समाप्त हो रही है, संघर्ष की शुरुआत हो रही है। अभी संघर्ष संसद में होगा, 21 दिसंबर के बाद संघर्ष सड़क पर होगा। सड़क के संघर्ष का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी करेंगे और संसद के अंदर का नेतृत्व आदरणीय आडवाणी जी के मार्गदर्शन में भाई अरुण जेटली जी और मैं करेंगे। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि इस संघर्ष को हम तार्किक परिणति तक पहुंचाकर दम लेंगे। आडवाणी जी, आपको ये खुशखबरी है, आप अभिनंदन के पात्र हैं कि आपके मुद्दों में कैश फॉर वोट का जो मुद्दा था उसको जीत हासिल हुई है। यात्रा से पहले हमारे तीनों सांसद और सुधींद्र कुलकर्णी और सुहेल हिंदुस्तानी, 5 लोग जो निरपराध रूप से जेल में चले गए थे, उनकी जमानत हुई है। और केवल जमानत नहीं हुई, जज ने लिखकर कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यह लिखा है हाईकोर्ट के जज ने। बहुत बड़ी सफलता है ये, आप इस यात्रा की बहुत बड़ी सफलता है। एक सफलता लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं, आगे की भावी सफलता है, हमें निहार रही है, हमारी बात जो रही है, और वो आगे की सफलता भी होगी। इस केस में भी जब तक हम अपने निरपराध लोगों को बाइज्जत बरी नहीं करवा देंगे और सही दोषियों को दंडित नहीं करा देंगे, तब तक संघर्ष समाप्त नहीं होगा। आप जो नारे देते हैं, उस भ्रष्टाचार को हटाकर, काले धन को वापस लाकर इस संघर्ष का खात्मा होगा। लेकिन संघर्ष के इस पहले पड़ाव पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत वंदन, आपका बहुत बहुत आभार।